हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्टबुक बैंकिंग में। आज के इस वीडियो में हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट हम आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक सिंगल सिलेबस को कंप्लीट करके आप मल्टीपल एग्जाम्स दे सकते हैं। मतलब एक कॉमन सिलेबस होगा और आप जितना मतलब मल्टीपल जो भी आपके बैंकिंग के नोटिफिकेशंस आते हैं वो आप दे सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या सिर्फ हम एक सिलेबस से मल्टीपल बैंक एग्जाम्स दे सकते हैं? आज के इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है? चलो फटाफट से स्टार्ट कर दें विदाउट एनी डिले। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बता दूं, जितना आप सोचते हो कि बैंक का एग्जाम बहुत टफ है, इतना भी ये टफ है नहीं, है ना? क्योंकि आपको बस थोड़ा सा एक हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। कैसे करना है, क्यों करना है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करते हैं। आईबीपीएस के लिए अलग करेंगे, एसबीआई के लिए अलग करेंगे, आरआरबी के लिए अलग करेंगे। क्यों करना है? जब आपका 80 to 90% सिलेबस सेम है तो आपको अलग अलग प्रिपरेशन करने की जरूरत क्यों है? आपने एक सिलेबस को टारगेट किया, आपने एक सिलेबस कंप्लीट किया, आप मल्टीपल एग्जाम दे सकते हो उसके बेसिस पर। एसबीआई का कोई भी एग्जाम हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, आईबीपीएस, आरबीआई असिस्टेंट, आरआरबी, एलआईसी, नाबार्ड, कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम, मतलब सबका सिलेबस सेम होता है। एग्जाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बस क्वेश्चंस के लेवल आपके अलग अलग होते हैं। क्लैरिकल लेवल का है, क्वेश्चंस थोड़े इजी आएंगे। पीओ लेवल का है, क्वेश्चंस थोड़ा हाई आ जाएंगे। सिलेबस तो सेम है, एग्जाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बस क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से चेंज होते हैं। तो अलग अलग एग्जाम को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक कॉमन सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बेसिस पर ही आपको प्रिपरेशन करना है, आपको प्रैक्टिस करना है एग्जाम के अकॉर्डिंग। बट आपको प्रिपरेशन करने के लिए हर एक एग्जाम को अलग अलग टारगेट करने की जरूरत नहीं है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें तो इसमें जो एक्स फैक्टर है, बाकी से जो थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा वो ये है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव होता है। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा और एसबीआई में, सिर्फ एसबीआई में आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी देखने को मिलता है। बाकी प्रीलिम्स आपका सेम है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आएगा। आरआरबी पीओ की बात बाद में करते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब आप ध्यान से देखना, इंग्लिश है, मैथ्स है और रीजनिंग है, तीन सब्जेक्ट है। मेंस में आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, प्री में था ये। डेटा एनालिसिस, मतलब हम मैथमेटिक्स की ही बात कर रहे हैं। जीए एड ऑन हो गया, मेंस में आपको जीए देखने को मिलेगा, बैंकिंग अवेयरनेस होगा। इंग्लिश प्री में था, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव एसे और लेटर राइटिंग आता है, तो डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बताया था कि ये होता है, ठीक है? और एसबीआई में आपको साइकोमेट्रिक देखने को मिलेगा। इंटरव्यू होता है, आपका पीओ का एग्जाम है तो इंटरव्यू होगा, ठीक है? ये मैंने आपको आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ बताया। अब मैं बात करती हूँ आरआरबी पीओ का। इसमें एक्स फैक्टर क्या है कि प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आता है। अभी मैंने बताया कि प्रीलिम्स में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आती है ना? लेकिन आरआरबी पीओ में प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ भी तो था रीजनिंग और मैथमेटिक्स, सिर्फ इंग्लिश ही तो नहीं है। तो मतलब ये सेम है, सिलेबस सेम है, क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, बट आपका यहाँ पर सिलेबस सेम है। मेंस में वही है, रीजनिंग, मैथ, जीए, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर ऑप्शनल होता है, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश आती है आप इंग्लिश दो, आपको इंग्लिश नहीं आती आप हिंदी ऑप्ट कर सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज हो गया, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर हिंदी और कंप्यूटर ऐड हो गया क्योंकि पीओ का एग्जाम है तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू यहाँ पर भी था, ठीक है? चलो, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क की बात कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्लैरिकल लेवल की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एसबीआई में आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। बाकी इसमें स्पीड आपका सबसे मेन रोल प्ले करता है। जितनी ज्यादा स्पीड है उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, आप इस कॉम्पिटिशन की रेस में आगे जा पाओगे। तो यहाँ पर स्पीड किंग होता है ना? स्पेशली आरआरबी क्लर्क में कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो अगर आपको हाई कट ऑफ स्कोर करना है तो आपकी प्रिपरेशन और स्पीड और एक्यूरेसी उस लेवल तक की होनी चाहिए। प्रीलिम्स में वही है, आपका क्लर्क में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आता है, लेकिन आरआरबी क्लर्क में आपको सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स देखने को मिलेगा, जैसा कि आरआरबी पीओ में था। तो मतलब सब्जेक्ट तो वही है ना, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। किसी में इंग्लिश नहीं आ रही है, बाकी सब में आ रहा है। आरआरबी में नहीं आता है प्री में इंग्लिश, बाकी सब में तो आता है, बट सब्जेक्ट तो सेम है, ठीक है? मेंस में वही है, पीओ की जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर आईबीपीएस में फाइनेंशियल अवेयरनेस पर ज्यादा फोकस करते हैं और इसमें आपका एलपीटी भी होता है। मतलब मेंस के बाद आपका एलपीटी होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। जब आप क्लैरिकल एग्जाम में प्री क्वालिफाई करते हो, देन आप मेंस देते हो, मेंस देने के बाद आपका एलपीटी होता है। एलपीटी का मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तो एलपीटी होता है, ठीक है? आरबीआई असिस्टेंट, ये आपका
हाई एक्यूरेसी अगर इसमें है ना? आपको हाई एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि इसमें कट ऑफ आपका 90 प्लस जाता है। वही प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। मेंस में भी वही सारे सब्जेक्ट आपके आते हैं जो है, और इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ एलपीटी होता है क्योंकि ये आपका आरबीआई असिस्टेंट है, क्लरिकल लेवल का है। आरबीआई ग्रेड भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चंस के जो लेवल है वो थोड़े से हाई हो जाते हैं, ठीक है? तो अगर हम आरबीआई ग्रेड बी को कंसीडर ना करें, बाकी सब सेम है। हमने देखा कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, सब में आपका सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो आपका बदल जाता है। क्लरिकल में थोड़ा इजी आ जाता है, पीओ में थोड़ा टफ आ जाता है। तो सिलेबस तो सेम है ना, सब्जेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, तो अलग अलग एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन क्यों करना है? हम तो एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? देखो, अगर आप सिंगल एग्जाम को फोकस करोगे तो आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपने फोकस किया आईबीपीएस पीओ कि मुझे आईबीपीएस क्वालिफाई करना है, आईबीपीएस पीओ, तो आपका पूरा फोकस सिर्फ आईबीपीएस पीओ पर ही रहेगा, उसी पर आप पूरा फोकस करोगे। आपको रिस्क ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और आपको सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, एग्जाम पैटर्न समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगी। मतलब आप 5 से 8 अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें नहीं हुआ, दूसरा एग्जाम दे देते हैं, उसमें नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दे देते हैं। मतलब बैक टू बैक आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी कि कोई ना कोई एग्जाम तो क्वालिफाई हो ही जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन हमने उस लेवल तक का कर लिया है। आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। एक एग्जाम में नहीं हुआ, आपने सीखा कि क्या गलती मैंने की थी, फिर आप दूसरे में स्विच कर गए, है ना? वहां पर भी नहीं हुआ, तीसरे में, मतलब गलतियों से सीखते हुए आप आगे बढ़ जाओगे, और आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो ही जाएगा। ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यहाँ पर सक्सेस के चांसेस ज्यादा है। बट अगर आप सिर्फ एक को ही टारगेट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वही एक आपका ऑप्शन रहेगा। अब देखिए, आपको करना क्या है, एक सिलेबस है, यही कंप्लीट करना है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है। आपको बस एक बार तैयारी करनी है। एक बार अगर आपने तैयारी कर ली तो मल्टीपल एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं, आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, और आप बैंकिंग करियर जल्दी बना सकते हो। एक एक एग्जाम को टारगेट करने से अच्छा है कि सिलेबस आप कंप्लीट कर लो, फिर आप एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? एक सिलेबस आपने प्रिपेयर कर लिया, अब आप एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आईडीबीआई, आईबीपीएस आरआरबी, बैंक ऑफ, मतलब जो भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, जो भी इवन इंश्योरेंस के भी एग्जाम है ना, वो भी आप दे सकते हो। सिलेबस आपका सेम है, एक सिलेबस से आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? आपको करना क्या है, देखो, अगर आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, आपको पता है कि कॉमन सिलेबस है, तो हम प्रिपरेशन कैसे करें? क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल तो अलग होते हैं ना। तो आपको पता है कि सबसे जो टफ एग्जाम माना जाता है वो एसबीआई पीओ का है, सबसे टफ आपका एसबीआई पीओ होता है। आप टारगेट एसबीआई पीओ को लेकर चलो कि एसबीआई पीओ के लेवल की प्रिपरेशन हमें करनी है, और अगर एक बार आपने उस लेवल तक की प्रिपरेशन कर ली तो बाकी तो उसके आगे सब छोटे मोटे एग्जाम है, वो इजिली क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन एसबीआई पीओ के लेवल का करना है, ठीक है? क्यों करना है? क्योंकि एसबीआई पीओ इज जनरली कंसिडर्ड द मोस्ट चैलेंजिंग एमंग मेजर बैंक एग्जाम्स। सबसे चैलेंजिंग यही होता है। तो अगर आपने इस लेवल की प्रिपरेशन कर ली तो बाकी एग्जाम्स आपको बहुत इजी लगेंगे। आईबीपीएस पीओ मैनेजेबल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने एसबीआई पीओ के लेवल की तैयारी कर ली है। आरआरबी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आरआरबी में पेपर इजी आता है, स्पीड का मेन रोल होता है और एक्यूरेसी का, तो आरआरबी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और बैंकिंग एग्जाम्स बहुत सारे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। कोई भी बैंकिंग का एग्जाम है तो आप इजिली दे दोगे, क्योंकि जो सबसे टफ एग्जाम है उसको टारगेट करके आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली है। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप एसबीआई पीओ के लेवल की प्रैक्टिस करना, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कैसे होता है, तो आपको प्रिपरेशन एसबीआई पीओ के लेवल का करना है, ठीक है? ओके, करना क्या है, सबसे पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हर एक सब्जेक्ट का। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको बस प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जो भी आपके मतलब जैसे कि आपका अर्थमेटिक हो गया, पजल हो गया, मतलब जो हाई स्कोरिंग वाले टॉपिक्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है। करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है। अगर आप ये सोचो कि लास्ट मिनट में एग्जाम के टाइम पर हम बैठ जाएंगे पिछले 6 महीने का, पिछले 5 महीने का, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ने, तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पर रीड करना है सॉरी, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, एसबीआई लेवल के क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो बाकी के एग्जाम्स आप इजीली मैनेज कर सकते हो, ठीक है? और रेगुलर बेसिस पर आपको रिवाइज करना है, ये आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर ये आपने मिस कर दिया तो लास्ट मिनट पर आपको जो सबसे ज्यादा परेशान करेगा सब्जेक्ट वो करंट अफेयर ही होगा। तो इसलिए डेली बेसिस पर आपको करंट अफेयर करना है, ठीक है? और रिवीजन, रिवीजन से ही चीजें आप लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाओगे, आपको चीजें याद रहेंगी। तो रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मतलब यहाँ पर ओवरऑल अगर हम समझे तो एक सिंगल सिलेबस
सिलेबस से आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करके मल्टीपल एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर सकते हो। अब चॉइस आपकी है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करके सभी एग्जाम्स को टारगेट करना है या फिर एक एक एग्जाम को टारगेट करना है, तो इससे टाइम वेस्ट होगा, है ना। हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हम सबसे हाई लेवल की प्रिपरेशन करेंगे और फिर उसके बाद हर एक एग्जाम को हम क्वालिफाई करेंगे, है ना। तो उसके लिए प्रिपरेशन भी उस लेवल की करनी होगी। तो आपको करना क्या है मैम, ये सारी चीजें हम कहाँ से करें, हमें हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से क्लियर होगा, हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे, हमें मॉक टेस्ट कहाँ पर मिलेगा, हमें टेस्ट सीरीज कहाँ पर मिलेंगे, हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें कितना ग्रोथ हुआ नहीं हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी टेक्स्ट बुक सुपर पास में, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव है इसमें आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, किसी भी एग्जाम की, बैंक का कोई भी एग्जाम में कोई भी नोटिफिकेशन आया आपको सब कुछ मिलेगा सुपर पास में। लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लास मिस हो गई रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, करंट अफेयर मैगजीन मिलेगा। मतलब किसी भी स्टूडेंट को एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की जरूरत होती है वो सब कुछ मिलेगा सुपर पास में। और आपके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रहा है, तो आज या कल 2 दिन का सेल है। अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर पास में एनरोल करवाते हो तो 12 महीने का सुपर पास आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा। मतलब अगर आपने अभी इनरोल करवा लिया तो 1 साल तक आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, आपको अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक बार 999 इन्वेस्ट कर दिया, 1 साल तक बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। आपको क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा। कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है वो सुपर पास में ऐड होता जाएगा और आपको एक्सेस फ्री में मिलता रहेगा। बस एक बार इन्वेस्ट करना है 999 रुपीज, फिर पूरे साल आप इससे तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। आपको पैसा खर्च करना है सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलअप करने में, कुछ बैच मॉक टेस्ट नहीं खरीदना है क्योंकि वो इसमें मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से एनरोल करवा लीजिए। डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर लेना प्रिया टी, जब आप इस कोड को यूज करेंगे तब आपको ये 12 महीने का सुपर पास 999 रुपीज में मिलेगा। बट याद रखना ये ऑफर सिर्फ आज और कल के लिए, ठीक है। तो फटाफट से एनरोल करवा लीजिए। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, बैच में एनरोल कैसे करवाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो क्लास चल रही है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर सुपर पास का लिंक दिया गया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। 12 महीने का सुपर पास है, 3 महीने का भी है और 1 महीने का भी है, या फिर आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हो। अभी क्योंकि सेल चल रहा है तो 12 महीने का सुपर पास सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा, अदरवाइज ये 1799 रुपीज का मिलता है। ठीक है, यहाँ पर 999 शो कर रहा है क्योंकि मेरा कोड ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर ये ज्यादा अमाउंट दिखाएगा तो यहाँ अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तब आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो फटाफट से एनरोल करवा लीजिए। अलग अलग एग्जाम को टारगेट नहीं करना है, सिर्फ एक कॉमन सिलेबस कंप्लीट करके हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।